नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फ्रिजन में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर की जो कंप्यूटर का पोर्शन है एग्ज़ाम का, उस पर एक प्लेलिस्ट लेके चल रहे हैं, जिसका आज तीसरा दिन है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रकार को। इसके पहले हमने कंप्यूटर के हिस्ट्री तथा कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में वीडियो बना दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने जो जो टॉपिक पढ़ाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ाया है। मैंने कोई ऐसे वैसे टॉपिक को नहीं पढ़ाया है जिससे कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े। मैंने बस उन्हीं टॉपिकों को पढ़ाया है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि आप जाइए वीडियो को देखिए। ओके, चलिए। तो अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रकार को। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, तो उसमें हमारे पास कंप्यूटर के प्रकार को हम बहुत तरीक़ों से बांटते हैं। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार को, तो कंप्यूटर के प्रकार को हम बहुत तरीक़ों से बांटते हैं। जैसा कि यदि हम हार्डवेयर के आधार पर बांटते हैं तो हम उसको 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, उसको हम 5 भागों में बांटते हैं, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। जो इसकी पहली की वीडियो है ना, वो हमने ऑलरेडी बना दिया है हार्डवेयर के आधार पे। फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन में क्या होता है, रजिस्टर का। ठीक है, तीसरे में क्या होता, थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग होता है। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का होता है, और जनरेशन में यूएसएलआई का। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज। ठीक है, तो ये होता है हमारा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 को अच्छे से पढ़ा दिया था, और इस वीडियो में हम लोग पर क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, जिसमें हम लोग पहला जो हमारा है, यहाँ पे देखिए मिनी कंप्यूटर है। पहला हमारा है मिनी कंप्यूटर, दूसरा हमारा मेन फ्रेम, तीसरा हमारा एनालॉग, चौथा चौथा हमारा है माइक्रो कंप्यूटर, पांचवा हमारा सुपर कंप्यूटर, और छठवां हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। तो बारी बारी इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आप अभी वीडियो को देख रहे हो, वीडियो तो यहाँ तक आए हो, तो फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी हमारी सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ताकि इसी तरह के और भी नेक्स्ट जो वीडियो हमारी सीरीज की है आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिनी कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मिनी कंप्यूटर को देखेंगे। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर को हम देखेंगे सबसे पहले। तो अगर हम मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मिनी कंप्यूटर का आविष्कार 1965 में डीईसी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने किया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे मिनी कंप्यूटर हैं। ये यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 6 मिनी कंप्यूटर लगे हुए हैं। इनका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, नाम इनका भले ही मिनी कंप्यूटर है। ठीक है, अब देखो इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन में किया जाता है। साइंटिफिक मतलब कि जो बड़े बड़े कैलकुलेशन होते थे, जो साइंटिस्ट करते हैं, उनमें किया जाता है। ठीक है, और फिर इसका प्रयोग बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में किया जाता है, फाइल हैंडलिंग और डेटाबेस में भी किया जाता है। और एक बात याद रखना, सर्वर कंप्यूटर के रूप में हमेशा मिनी कंप्यूटर का ही प्रयोग होता है। अगर कहीं कहीं पर पूछ लिया जाता है कि सर्वर कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर का यूज होता है, तो कौन सा कंप्यूटर का यूज होता है, मिनी कंप्यूटर का यूज होता है। ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर इसके हम एग्जांपल की बात करते हैं, तो एग्जांपल हमारे पास इसके हैं CDC। इसके हमारे हैं CDC 160A, CDC 1700, DEC, PDA। ठीक है, देखिए इसमें इसके जो कंप्यूटर के नाम हैं वो बहुत ही ज़्यादा अटपटे टाइप के रहते हैं। ठीक है, ये देखिए हनीवेल, डाटा जर्नल नोवा। तो अगर इस तरह के नाम आ जाते हैं तो आप ये समझिएगा कि यह मिनी कंप्यूटर का ही उदाहरण है। बिल्कुल ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ आ रहा होगा
मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर एक प्रकार से बिजनेस ट्रांजैक्शन कंप्यूटर होते थे और ये आकार में काफ़ी बड़े होते थे, ठीक है। जैसे आज हमारे पास जो कंप्यूटर है पर्सनल कंप्यूटर, इनसे ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे, ठीक है। तो ये हमारे मिनी कंप्यूटर होते थे। इसका आविष्कार कब हुआ था? 1965 ईस्वी में हुआ था। इसका आविष्कार कब हुआ था? इसका आविष्कार 1965 ईस्वी में हुआ था। ओके, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, मिनी कंप्यूटर हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। इसके आगे हमारा है मिनी कंप्यूटर के बाद हमारा है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, अब माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो वे कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर जिसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, उनको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। अब जिस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगा रहेगा वो कंप्यूटर कहीं ना कहीं आकार में छोटा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि उसकी पावर एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और इसका सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? आईबीएम नामक कंपनी ने किया था। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी ने इसका क्या किया था? आविष्कार किया था, मतलब विकास किया था, डेवलप किया था। अब हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन से जनरेशन में आया था? वो हमारे कौन से जनरेशन में आया था माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर हमारा 5th जनरेशन में आया था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता, एक और मतलब टॉपिक आप निकाल सकते हो कि ये जो माइक्रो कंप्यूटर होते थे ये हमारे 4th जनरेशन के कंप्यूटर थे। क्योंकि हमारे पास 4th जनरेशन में ही तो माइक्रो प्रोसेसर आया था। तो ये हमारे कौन से जनरेशन में हो गए? 4th जनरेशन में हो गए, ठीक है। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, यहाँ पे वो लिख गया है, गलत लिख गया है, ठीक है। यहाँ पे मिनी नहीं रहेगा, यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर रहेगा। ओके, यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर रहेगा। ओके, यहाँ पे मिनी नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, जो हमारे पास कंप्यूटर होते हैं, हमारे लैपटॉप होते हैं, हमारे डेस्कटॉप होते हैं, वो क्या होते हैं ना, उसमें जो प्रोसेसर के जो लगे होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। या क्वेश्चन भी बन जाता है कि घर में यूज होने वाले लैपटॉप या प्रोसेसर कौन से लैपटॉप या डेस्कटॉप कौन से प्रोसेसर लगे होते हैं उसमें? तो आप क्या बताओगे? माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। और पूछ सकता है कि वो एक कौन से कंप्यूटर के कैटेगरी में आते हैं? तो आप क्या बताओगे उनको? आप उनको बताओगे वो माइक्रो कंप्यूटर के कैटेगरी में आते हैं। किसके कैटेगरी में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके विकास की तो इसका विकास लगभग 1970 में स्टार्ट हो गया था। कब हो गया था इसका विकास? कब हुआ था? 1970 ईस्वी में हो गया था, ठीक है। कि किस कंपनी ने किया था? आईबीएम नामक कंपनी ने किया था। आईबीएम नामक कंपनी ने किया था। और इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर था उसमें जो बिट लगे थे वो सबसे पहले 8 बिट का बना था, फिर 16 बिट का, फिर 32 बिट के प्रोसेसर को बनाया जाने लगा था। और अब 64 तथा 128 बिट के भी कम माइक्रो प्रोसेसर बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर लेटेस्ट हम बात करते हैं तो लेटेस्ट हम कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं? 128 बिट तक का प्रोसेसर हम अब बना रहे हैं, ठीक है। अब 128 बिट का मतलब कि इसकी कहीं ना कहीं स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसको समझ पा रहे हो आप? अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर को हम क्या बोलते हैं? वी क्या बोलते हैं? वी एल एस आई का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें कंप्यूटर को पैरेलल एक दूसरे से जोड़ के बनाया जाता है, तो इसकी कहीं ना कहीं कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। ओके, अब देखिए, समझ में आया इतना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारी है, इसमें एक टाइम पर केवल एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है। अभी देखो, अब आपका जो कंप्यूटर है, अब आप अगर बैठ के यूज कर रहे हो तो कोई आपका दोस्त तो उसको यूज नहीं कर सकता है, आपको पता ही है। तो कहीं ना कहीं जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उसको आप यह कह सकते हो कि इसको एक टाइम पर केवल एक ही व्यक्ति यूज कर सकते हैं। यहाँ
यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सा कंप्यूटर है जिसको एक टाइम पर एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है। कौन सा कंप्यूटर है वो? माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, अगर इसके हम एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल में हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, नेटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन सारे के सारे आते हैं। और एक एम्बेडेड सिस्टम भी आता है और वर्क स्टेशन, इसको भी हम आगे देखेंगे। एम्बेडेड सिस्टम, अभी आगे इसको हम पढ़ेंगे एम्बेडेड सिस्टम क्या है। हमारे टैबलेट, नोटबुक, पीडीए, यहाँ पे टैबलेट, नोटबुक, पीडीए, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारे हमारे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? माइक्रो कंप्यूटर वे होते हैं जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। इसके जो प्रोसेसर होते हैं वह होते हैं 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट तथा अब 128 बिट के भी बनने लगे हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर बनने से क्या हमारे पास डेवलपमेंट हुआ? माइक्रो प्रोसेसर बनने की वजह से आज के जो कंप्यूटर हैं बहुत छोटे होने लगे हैं तथा जो कंप्यूटरों की कैलकुलेशन क्षमता है वह कई गुना बढ़ चुकी है। और इसके विकास से मल्टीमीडिया और इंटरनेट में भी बहुत ज़्यादा क्रांति आ गई। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर से। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो माइक्रो प्रोसेसर है उससे बने कंप्यूटर, क्या कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का ये आकृति, ये आपके घर में भी आप लोग यूज करते हो, लैपटॉप, आपका मोबाइल फ़ोन, ये सब वही है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं आगे हमारा क्या है। आगे हमारा एम्बेडेड सिस्टम, जैसे हमने बताया ना कि एम्बेडेड सिस्टम, आपको हम बता देते हैं एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देखिए एम्बेडेड सिस्टम पढ़िए। एम्बेडेड कंप्यूटर का प्रयोग टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कार आदि में होता है। अभी देखो, जो एम्बेडेड सिस्टम होता है इसका मेन उपयोग कहाँ होता है? टेलीविज़न में होता है, वॉशिंग मशीन में होता है और माइक्रोवेव, कार आदि में लगा होता है ये। ठीक है, यह कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, किसी एक कार्य को करने के लिए। जैसे अगर हमारा टेलीविज़न है, टेलीविज़न हमारा क्या कौन सा कार्य करेगा? टेलीविज़न हमारा एक टाइम पर ही कोई चैनल दिखा सकता है, वीडियो दिखा सकता है, मूवी दिखाएगा, न्यूज़ दिखाएगा। ठीक है, मूवी या न्यूज़ दिखाएगा। और वॉशिंग मशीन हमारा एक टाइम पे एक ही तो काम करेगा, फिर वह कहते हैं तो कपड़ा या धुलेगा या उसको सुखवा देगा। ठीक है, तो कहने का माइक्रोवेव क्या हमारा काम करता है? टेलीविज़न हमारा जो काम करता है सब एक टाइम पर एक ही काम करते हैं ना, एक ही काम के लिए बने होते हैं। एक प्रकार से यह भी कह सकते हो ये केवल एक ही काम के लिए बने भी होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो। इसमें माइक्रो प्रोसेसर या फिर इंटीग्रेटेड चिप आईसी लगे होते हैं जो कि उपकरण की कार्य को सरल बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या माइक्रो प्रोसेसर भी लगे होते हैं और कुछ कुछ डिवाइसेस में आईसी का भी यूज होता है। ठीक है, अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर को किसने बनाया था? माइक्रो प्रोसेसर को इंटेल कंपनी ने बनाया था। इंटेल कंपनी पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? पहला माइक्रो प्रोसेसर था 4004 था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और आईसी को किसने बनाया था? आईसी को बनाया था जैक किल्बी। किसने बनाया था? जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई ने बनाया था। किसने बनाया था? रॉबर्ट नोई। रॉबर्ट नोई ने बनाया 1958 में बनाया था। किस में बनाया था? 1958 ईस्वी में बनाया था। यह किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक है, और जर्मेनियम के। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं? एम्बेडेड सिस्टम किसी एक कार्य के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर होते हैं। किसी एक कार्य को करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर होते हैं, इसकी ये एक परिभाषा, यही आप समझ लो। ठीक है, क्या होता है? किसी एक कार्य को डिजाइन किए गए कंप्यूटर को हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारा एटीएम भी हमारा होता है, इसमें एम्बेडेड सिस्टम। एटीएम से आप क्या कर सकते हो? पैसे ही तो निकाल सकते हो और कोई काम कर सकते हो उसमें। ठीक है, पैसा भी नहीं डाल सकते उसमें, सिर्फ पैसे निकाल सकते हो। तो ये हमारा हो गया एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, अगर हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की, इसका प्रयोग केवल डेटाबेस में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? डेटाबेस में किया जाता है। कहाँ पर? डेटाबेस में किया जाता है। और यह कठिन कार्यों के लिए यूज़ होता है। या कठिन कार्यों के लिए एक यूज होता है। या इसका प्रयोग कहाँ? डेटाबेस में किया जाता है या कठिन कामों के लिए यूज़ होता है। ठीक है,
और जो हमारा फर्स्ट माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर था, फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा IBM के द्वारा बनाया गया था। आपने नोटिस किया जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आती गई थी वो सबसे पहले कौन सी कंपनी बनाती थी? IBM। IBM ये बहुत मतलब कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये कंपनी ने जो किया है ना, आज तक वो कोई कंपनी नहीं कर पाई है। ठीक है, चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो या किसी नए कॉन्सेप्ट को हो, सब में ये हमारा IBM ही आगे आता है। ठीक है, अब देखो जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसका यूज कहाँ पे होता है? जनगणना में, ट्रांजेक्शन करने में, डेटा को प्रोसेस करने में किया जाता है। और इसका ज़्यादातर उपयोग कहाँ पे किया जाता है? बैंक में, एयरलाइन में, इंश्योरेंस कंपनी में किया जाता है। इसका ज़्यादातर उपयोग एयरलाइन में, इंश्योरेंस में कंपनी में, और किसमें? इंश्योरेंस कंपनी में, सॉरी, इंश्योरेंस कंपनी में किया जाता है। ठीक है, अभी देखो जो डेटाबेस है ना, वो डेटाबेस तो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है ना, इसमें हम अभी तक फ्लॉपी डिस्क का भी यूज करते हैं, मैग्नेटिक टेप का भी यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे हार्डवेयर के पार्ट हैं। इसमें हम बहुत सारे अभी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उनको भी यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सॉरी, इसका प्रयोग बैंक में, एयरलाइन और इंश्योरेंस कंपनी में किया जाता है। देखिए एक चीज़ और, 2025 और 26 तक में जो IBM कंपनी है उन्होंने कहा है कि अब हम जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसको बंद करके सारा का सारा डेटा कहाँ पे स्विच करेंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉरी, 2026 तक में वो सारा का सारा डेटा आप कहाँ पे स्टोर कर देंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग में डाल देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? डेटा मैनेज करने का थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? जो कंप्यूटर को मैनेज, वो डेटा को मैनेज किया जाता है उसका कहीं ना कहीं कम हो जाएगा बर्डन। ओके, देखिए अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषता की हम बात करते हैं तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, इनकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तभी तो इनको हम डेटाबेस में यूज़ कर पाते हैं। और इनको डेटा प्रोसेस करने की जो गति होती है, इनकी स्पीड होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़कर कई लोग जुड़कर एक साथ काम कर सकते हैं। मतलब अगर एक कंप्यूटर है तो 5-6 लोग एक साथ एक ही कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो प्रोसेसर लगे होते हैं वो 32 बिट और 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर लगाए जाते थे। और जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर थे उस टाइम पे, तो उसमें क्या होते थे? 8 बिट या फिर 8 बिट या 16 बिट के लगते थे। लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए हमारे भी PC, तो कहीं ना कहीं 64 बिट के भी कम प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर हमारे पर्सनल कंप्यूटर में लगे होते हैं। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का मेन प्रयोग कहाँ किया जाता था? टाइम शेयरिंग में और मल्टीटास्किंग में किया जाता था, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो अभी अब आई होप आप लोगों को मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डेटाबेस में। डेटाबेस में कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का किया जाता है। और सर्वर में कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? हमने बताया था अभी, सर्वर में कौन से कंप्यूटर का यूज किया जाता है? सर्वर में हमारे मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या? मेन फ्रेम कंप्यूटर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि डेटाबेस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है कौन सी है? तो वह हमारी है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर। अब देखिए सुपर कंप्यूटर का टॉपिक जो है ना ये बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको हम एक ही इस वीडियो में तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक है कि हम अगर इसको डिस्कस करेंगे तो लगभग 1 घंटे की वीडियो तो इसी की बन जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि इस वीडियो में बेसिक सुपर कंप्यूटर के बारे में हम बात करते हैं, एंड एक अलग से वीडियो लाएंगे जहाँ पे हम लोग सुपर कंप्यूटर को बहुत तेज़ी से फरी मतलब उसको बहुत अच्छे और डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। वैसे जनरली जो भी हमने भी पढ़ाया यहाँ पे, जो जितने भी हमने कंप्यूटर यहाँ पे, सबके जो भी जितना भी हमने पढ़ाया है सबके MCQ क्वेश्चन सबके आएंगे। ठीक है, सबका आप वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी हमने पढ़ाए हैं सारे के सारे हम इसके वीडियो MCQ के ज़रूर लाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कौन से मतलब कौन से टॉपिक हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ओके, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं
सुपर कंप्यूटर की। अभी सुपर कंप्यूटर का नाम सुनते ही तो हमें मुझे लगता है सारे लोगों को सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ ना कुछ तो आइडिया रहता ही है कि बहुत तेज होगा सुपर कंप्यूटर, नाम से इसके है सुपर एकदम। ठीक है, तो देखो और बात भी यही है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है ना, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। इसमें स्पीड और मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका प्रयोग कोड ब्रेकिंग, जेनेटिक एनालिसिस, मौसम की जानकारी और बहुत बड़ी-बड़ी कैलकुलेशन को करने में किया जाता है। अभी देखो, इसका जो प्रयोग है ना, जो मतलब कि हमारे कोई कंप्यूटर नहीं कर पाते, जहाँ पर सारे कंप्यूटर फेल हो जाते हैं, वहाँ पर इस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हो ये सुपर कंप्यूटर का देखिए, कितनी बड़ी कितने बड़े-बड़े हैं ना सुपर कंप्यूटर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा सुपर कंप्यूटर है, देख रहे हो कितना बड़ा है? यहाँ से यहाँ तक का और इसको इसके मेंटेनेंस में भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, ठीक है? जितने के हमारे पर्सनल पीसी है ना, उससे ज़्यादा तो इसका मेंटेनेंस का चार्ज लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट मतलब कि इन वो करते हैं, बाहर करते हैं, ठीक है? जब हीट बाहर करते हैं, जो इनका एनवायरनमेंट है, जहाँ पे इनको रखा जाता है, वो बहुत ही मतलब कूल रखा जाता है, नहीं तो ये कंप्यूटर ख़राब हो जाएँगे। इनकी रेगुलर मतलब कह सकते हो आपकी देखभाल में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, ठीक है? क्योंकि इतने जो महँगे बनते हैं। अब अगर अगर इतने महँगे कंप्यूटर बना के और उनकी देखभाल नहीं किया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर तो ख़राब हो जाएँगे सारे कंप्यूटर हमारे। ठीक है, तो हमारे सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जहाँ पर बहुत तेज़ कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत होती है या फिर बहुत ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करना होता है, वहाँ पे भी हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जैसे फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का मतलब मौसम की जानकारी। अब मौसम की जानकारी तो फ्यूचर ही तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर की बात ही तो कर रहे हैं। हम आज आज रह के कल के मौसम की जानकारी का पता लगा ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारा सुपर कंप्यूटर की ही देन है, ठीक है? और विश्व के सबसे जो तेज़ कंप्यूटर होते हैं ना, उसमें हमारे सुपर कंप्यूटर का नाम ये आता है, ठीक है? विश्व के सबसे तेज़ कंप्यूटर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है। ये आपसे क्वेश्चन बनता है कि सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन-सा होता है? सुपर कंप्यूटर सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है, ठीक है? कौन-सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मेन टॉपिक मैंने यहाँ पे नोट किए हैं और जब इसकी एक वीडियो बनाएँगे तो वहाँ पे फिर आपको तो हम अच्छे से बता ही देंगे कि कौन से क्वेश्चन कैसे-कैसे सुपर कंप्यूटर के बारे में पूरा नॉलेज, ठीक है? भारत का पहला कंप्यूटर कब बना? सुपर कंप्यूटर मतलब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम सुपर कंप्यूटर से आपके 25 क्वेश्चन बनेंगे। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन सुपर कंप्यूटर के आपने अगर मतलब देख लिया ना, तो मतलब सुपर कंप्यूटर में आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा और बेसिकली याद भी रहेगा वो आपको हमेशा के लिए, ठीक है? चलिए, तो अगर हम इसके जानकारी की बात करते हैं तो विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वह क्या है? क्राय 1 जो कि 1975 में बना था। क्राय 1 जो कि 1975 में बना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्राय 1 1975 में। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर क्राय 1 1975 में बना था और इसको बनाने वाले कौन थे? शेमुर क्राय थे। इन्होंने अपने नाम पर ही रखा था कंप्यूटर का नाम, ठीक है? कौन थे? शेमुर क्राय थे। प्रथम जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था, वह फर्स्ट कंप्यूटर कौन था? क्राय 1 था, जो कि 1975 में बना था और जो इसको बनाने वाले थे, उनका नाम क्या था? शेमुर क्राय। तो क्राय से आप याद रख लेना, अगर आपको इसका इनके फाउंडर याद रहते हैं, तो इनके फर्स्ट कंप्यूटर का नाम भी याद हो जाएगा और यदि आपके कंप्यूटर का नाम आपको यदि याद है, तो आप इसके फाउंडर को भी याद कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि नाम दोनों के से मतलब कि इनके नाम पर ही रखा गया है ना सुपर कंप्यूटर, बस ये शेमुर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, ठीक है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, ठीक है? अब इंडियन फाउंडर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन थे? देखिए, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे सुपर कंप्यूटर के फाउंडर हैं, ये विश्व के जो पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बना था, ये उसके फाउंडर हो गए। बात को समझिएगा आप यहाँ पे। जो यहाँ पे शेमुर क्राय हैं, ये विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के बनाने वाले थे, फाउंडर थे। लेकिन अगर हम भारत के बोले कि जो भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर के फाउंडर कौन थे? तो वे थे विजय भाटकर, ठीक है? विजय भाटकर।
ठीक है, वो कौन थे? विजय भाटकर जी थे। ठीक है, अभी देखो फिर आता है कि भारत में सबसे पहली कंपनी जिसने सुपर कंप्यूटर को बनाया था, तो वो कौन सी थी? CDAC। कौन सी कंपनी थी? CDAC, याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा। CDAC कब बनाई थी? 1991 में बनाया था। कब बनाया था? 1991 में बना था। इंडियन फाउंडर ऑफ सुपर कंप्यूटर इंडियन फाउंडर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन थे? विजय भाटकर थे। और विश्व के सुपर कंप्यूटर के फाउंडर कौन थे? विश्व के सुपर कंप्यूटर के फाउंडर सेमुर क्राय थे। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1975 में बना था। और इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1991 में बना था। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। ये आप लोग याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रायो 1, भारत का परम 8000। ओके, चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं वर्क स्टेशन के बारे में। वर्क स्टेशन, ठीक है, वर्क स्टेशन के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं वर्क स्टेशन की, तो वर्क स्टेशन क्या है? कुछ आइडिया है आप लोगों को? देखिए, वर्क स्टेशन क्या होता है, आपने रेलवे स्टेशनों पर कभी कभार देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारी LCD, जो हमारे टीवी की LCD होती है, जो हम घर पे यूज करते हैं ना, उनको जोड़ जोड़ के एक स्क्रीन बना देते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, उनको जोड़ जोड़ के पूरा एक, यहाँ पे तो अलग अलग सारे PC पर काम हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना, सारे मिला के एक PC बना देते हैं, तो उसी को हम वर्क स्टेशन बोलते हैं। देखो, वर्क स्टेशन एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम है। क्या है? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ के बना दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये इसका परफॉर्मेंस हाई हो जाता है। ठीक है, इसमें एडवांस ग्राफिक्स कैपेबिलिटी होती है। इसमें कि इसके जो ग्राफिक्स हैं वो एडवांस होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं ना, कई हमने बताया ना, कई सारे कंप्यूटर को जोड़ के बनाया जाता है, और जो स्टेशन वगैरह पे लगे होते हैं छोटे छोटे LED को बड़ा LED बना देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसके ग्राफिक्स को ही हम लोग इन्हेंस करने के लिए बनाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इसका जो ग्राफिक्स होता है वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का होता है। बड़े स्टोरेज कैपेसिटी के होते हैं। बड़े स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से कम होता है। ठीक है, किससे? माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होता है। माइक्रो कंप्यूटर मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, उनसे तो ये इसका ज़्यादा होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से इसकी कैपेसिटी कम होती है। और इसमें पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। अभी देखो, हमने एक PC में तो एक माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे कितने लगे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 PC लगे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके 7 ही माइक्रो प्रोसेसर लग गए इसमें। अब जब 7 माइक्रो प्रोसेसर लग गए, तो कहीं ना कहीं ये पावरफुल तो हो ही गया। अब 7 लोग एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर होता है इसमें। कई डिस्प्ले को जोड़कर बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए, कई डिस्प्ले को जोड़कर बनाया जाता है। इसका मुख्यतः उपयोग इंजीनियरिंग, भवन निर्माण आदि में किया जाता है। इसका मेन उपयोग कहाँ किया जाता है? इंजीनियरिंग, भवन निर्माण आदि में किया जाता है। ठीक है, और इस पे क्या होता है ना, इस पे केवल एक व्यक्ति ही काम कर सकता है। ये नहीं है कि इसको कई सारे लोग शेयर कर पाएंगे, इसको शेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक टाइम पे केवल एक ही व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। अब यहाँ पे डिस्प्ले तो बहुत सारी हैं। देखिए, यहाँ पे डिस्प्ले तो 7 डिस्प्ले हैं, लेकिन इनको ऑपरेट कौन करेगा? केवल एक ही मैन व्यक्ति करेगा इसको, एक ही व्यक्ति इसको ऑपरेट करेगा। ठीक है, ये भी इसका एक मतलब विशेषता आप कह सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं मेन, हमारा यहाँ पे वर्क स्टेशन कंप्यूटर हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। किसके बारे में? एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। देखिए, अब एनालॉग कंप्यूटर हमारे क्या होते हैं? समय के साथ परिवर्तित होने वाली भौतिक राशियों को एनालॉग राशि कहते हैं, जैसे दाब, ताप, विद्युत, वोल्ट आदि। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसी के सिद्धांत पर ही हमारा एनालॉग कंप्यूटर चलता है। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर कैसे हमारा होता है। हमने क्या कहा? समय के साथ परिवर्तित होने वाली, मतलब जैसे जैसे समय तो कभी नहीं रुकता, समय नहीं रुकता, तो इसके मतलब ये कंप्यूटर भी कभी नहीं रुकेगा, लगातार वर्क करेगा।
समय के साथ साथ परिवर्तित होने वाले भौतिक राशियों को एनालॉग राशि कहते हैं, जैसे दाब, ताप, विद्युत, वोल्ट आदि। तो जो हमारा कंप्यूटर है ये इसी के टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जो ये है, इसीलिए मैंने इसको लिखा। देखो ऊपर नीचे लिखा भी है, नीचे की लाइन पढ़ेंगे तो आपको नीचे लिखा है एनालॉग कंप्यूटर में डाटा का निरूपण लगातार होता रहता है। इसमें डाटा का जो चेंजेस है वो लगातार होता रहता है, ठीक है, कभी बंद नहीं होता। ये कंप्यूटर जब चलता है उसके बाद से कभी बंद नहीं होता। यह बंद तभी होगा जब यह बिल्कुल मतलब कि ख़राब हो जाएगा, तभी बंद हो सकता है, नहीं तो ये बंद नहीं होता। एक बार चल गया तो चलता रहता है, ठीक है। देखिए इस प्रकार के कंप्यूटर काफ़ी स्लो होते हैं। अब सीधी सी बात है, अब ये एनालॉग कंप्यूटर है, अब तो इसका ज़माना भी चला गया कि एनालॉग कंप्यूटर कहीं देखने को मिलता है, नहीं मिलता है। अब भी बहुत सारे बाइक में यूज होता है, ठीक है, बाइक के जो वो मीटर बताते हैं गाड़ी के, उसमें यूज होता है, एनालॉग कंप्यूटर ही तो है वो, ठीक है। देखिए जैसे इसका एग्जांपल देखिए, डिजिटल कैमरा, साधारण सी घड़ी, वाहन की गति मीटर आदि। लेकिन अब वाहन की गति मीटर में भी हम लोग डिजिटल का यूज करने लगे हैं। डिजिटल जहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 के फॉर्म में दिखाता है आपकी गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है। और जैसा कि अगर हम पुराने जो हमारी बाइक आती थी वहाँ पे देखते तो वहाँ पर एक वो लगा होता है, एक पैमाना लगा होता था ऐसे, और वो ऐसे गिनती लिखी जाती थी 30 40 50 60 70 80 से गोला गोला करके, और वो ऐसे इसका जो कांटा था ऐसे चलता था ना, कितनी स्पीड से आप चल रहे हैं। वो हमारा एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर हमारे क्या होते हैं, ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि समय के साथ साथ निरंतर काम करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, समय के साथ साथ निरंतर काम करते रहते हैं। जैसे डिजिटल कैमरा, वॉच, आप थर्मामीटर कह सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारा। ओके, तो ये हमारा हो गया एनालॉग कंप्यूटर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। यहाँ पे हम लोग डिजिटल कंप्यूटर देखेंगे। यह इलेक्ट्रॉनिक संकेतों 0 1 पर चलते हैं तथा सिग्नल जनरेट करते हैं और डेटा को एक सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यह हो गया, ये जो कंप्यूटर हैं ये हमारे 0 1 पे चलते हैं और एक सिग्नल जनरेट करते हैं, ठीक है। ओके, कंप्यूटर की गति तीव्र होती है। इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर होते हैं बहुत तेज़ होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब जो आजकल हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, यह भी हमारे कई डिजिटल कंप्यूटर के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा है तो हम इसको माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि आकार में छोटे होते हैं, लेकिन इन्हीं को हम डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। वर्तमान में इस तरह कंप्यूटर का ज़्यादा प्रचलन है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, वर्तमान में इसी प्रकार के कंप्यूटर का प्रचलन ज़्यादा है, ठीक है। इन आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक्स पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है। इनकी जो स्पीड है वो किस में नापते हैं हम लोग, पल्स में नापते हैं। ओके, जैसे डिजिटल फोन, डिजिटल पेन, कंप्यूटर, लैपटॉप, सीडी, डीवीडी आदि। समझ में आया। देखिए जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इसमें जो होता है डेटा का, इसमें जो डेटा के संकेत होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में होते हैं, जो कि 0 1 होते हैं, ठीक है। अब 0 1 हमारा तो सारे कंप्यूटर में होते हैं, लेकिन डिजिटल, हाँ, तो जब 0 1 सारे में होते हैं तो हमारे जो भी कंप्यूटर में 0 1 चलते हैं वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं, ठीक है। अब जैसे माइक्रो प्रोसेसर हमारा क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा है वो हमारा हो गया 4th जनरेशन का एक प्रकार से हार्डवेयर हो गया। और ये हमारे कौन से कंप्यूटर में यूज होता है, हमारे माइक्रो कंप्यूटर में यूज होता है। और माइक्रो कंप्यूटर हमारा क्या है, माइक्रो कंप्यूटर हमारे वो हैं जो लोग हम जनरली घर पे यूज करते हैं, पर्सनल पीसी या लैपटॉप, ठीक है। तो ये भी हमारे जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर है यह भी हमारे कहीं ना कहीं माइक्रो कंप्यूटर के ही एक पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिजिटल फ़ोन, डिजिटल पेन, कंप्यूटर, लैपटॉप, सीडी, डीवीडी इत्यादि, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, डिजिटल कंप्यूटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारे कितने टाइप, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर देखिए हम इसको थोड़ा सा आपको समराइज़ कर देते हैं तो आप देखिए हमारे पास जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारे पास 2 प्रकार के कह सकते हैं। एक होता है हार्डवेयर के आधार पर, एक होता है कार्य के, एक होता है हार्डवेयर के आधार पर और एक होता है कार्य और आकार पे, ठीक है। एक होता है हमारा हार्डवेयर के आधार पे, जिसमें हम लोग बात करते थे जनरेशन की, किसकी बात करते थे,
जनरेशन की, जिसमें हम लोग जनरेशन की बात करते हैं, जो कि इसकी पहली वाली वीडियो हमारी है, वहाँ पे हमने बताया आपको। तो वहाँ पे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट में हमारे पास था वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में था हमारे पास रजिस्टर, तीसरे, ठीक है, सेकेंड में हमारे पास था रजिस्टर, तीसरे में और क्या, थर्ड जनरेशन में हमारे पास था आईसी, फोर्थ जनरेशन में हमारे पास था माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास था यूएसएलआई। ठीक है, ये हमारे हो गए थे कंप्यूटर के जनरेशन के आधार पर। और फिर सेकेंड अब था हमारा आकार एवं किसके आधार पर, आकार एवं कार्य क्षमता के आधार पर, आकार एवं किसके आधार पर, कार्य क्षमता के आधार पर। ठीक है, आकार एवं कार्य क्षमता के आधार पर। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, अब देखो हम एक बार जल्दी जल्दी समराइज कर देते हैं आपको। मिनी कंप्यूटर वे होते हैं जो कि आकार में बहुत बड़े होते हैं और इनका मेन उपयोग कहाँ पे किया जाता है, सर्वर में किया जाता है। ठीक है, और इनका अगर कहीं पे भी सर्वर आ गया, सर्वर में कौन सा कंप्यूटर यूज होता है, तो आप आंख बंद करके क्यों फटिक करोगे, सीधी सी बात है, कौन सा, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, ये आकार में थोड़े से बड़े होते हैं और इनका जो मेन का यूज होता था वह कहाँ पे होता है, बिजनेस और ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में, या फाइल हैंडलिंग या डेटाबेस में भी किया जाता था। ठीक है, अभी देखो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर हमारे जो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर बने थे। जब फोर्थ जनरेशन में हमारे पास क्या था, फोर्थ जनरेशन में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज हमारे पास होने लगा था। ठीक है, इसके एग्जांपल कौन कौन से, इसके एग्जांपल हमारे पास है कौन कौन, पीसी, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारे हमारे माइक्रो प्रोसेसर ही हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे वो कंप्यूटर है जिसका डेटाबेस में यूज होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे क्या है, डेटाबेस में यूज होता है, किसमें, डेटाबेस में यूज होता है। और 2025 और 26 तक में मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम लोग स्विच करके सारा डेटा कहाँ पे स्टोर करने वाले हैं, क्लाउड पर। कहाँ पे स्टोर करने वाले हैं, क्लाउड पे। सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होने वाला है, क्लाउड पर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर हमारे वो कंप्यूटर होते हैं जो कि स्पीड और मेमोरी में बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। ठीक है, अभी देखो स्पीड का मतलब ये मतलब 10⁻20 10⁻26 तक की स्पीड इनकी जाती है। ठीक है, इनका मेन उपयोग कहाँ किया जाता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में, मौसम की जानकारी में, भारी भरकम कैलकुलेशन को करने में किया जाता है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कंप्यूटर की, तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन से हमारा, क्रायो-1 है। कौन सा है पहला सुपर कंप्यूटर, क्रायो-1 है। और भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। कौन सा है, परम 8000। ठीक है, और पहला कंप्यूटर हमारा कब बना था, 1964 में बना था, सॉरी 1975 में बना था। जो हमारा पहला कंप्यूटर था वो 1975 में बना था। ओके, और भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में बना था। ओके, तो उसके बाद डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर कौन होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर जो हमारे बेसिक से होते थे, जिसमें कि डिजिटल के फॉर्म में नहीं चलता था, जो कि समय के साथ परिवर्तित नहीं होते थे, जो समय के साथ लगातार बदलते रहते थे, वो हमारे क्या होते थे, डिजिटल, वो एनालॉग कंप्यूटर होते थे। जैसे कि हमारे पे गाड़ी की गति बनाने वाला मीटर हो गया, एक सिंपल सी घड़ी हो गया, थर्मामीटर हो गया, ये सारी चीज़। और डिजिटल कंप्यूटर हमारे कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर जहाँ पे हमारे पास बाइनरी नंबर में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर और क्या हमारे डिजिटल कंप्यूटर सेम कंप्यूटर ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी इस पे हम जल्द ही MCQ क्वेश्चन लाने वाले हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम जल्द ही इस पे MCQ क्वेश्चन लाने वाले हैं। क्या लाने वाले हैं, MCQ क्वेश्चन लाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आपको बनने लगेंगे। बस आपसे एक निवेदन है, अगर आप अभी तक वीडियो को हमारे देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो के यार दोस्त, मेरे भाई, मेरे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।